हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज बात होगी कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में कि भाई प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी होती है और उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है और कैसे हम उन प्राकृतिक घटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। टॉपिक है हमारा कुछ प्राकृतिक घटनाएं या परिघटनाएं। अध्याय कौन सा बेटा? 15। ठीक है, यस। तो लीजिए, प्रस्तुत है। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से आपस में रगड़कर आवेशित किया जा सकता है, मतलब उनको चार्जिंग किया जा सकता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, ये हाथ है ना, दोनों हाथों को अगर रगड़ोगे आपस में तो इनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये गर्मी, हीट उत्पन्न हो जाती है ना, ये आवेश आ गया। ऐसा जबरदस्ती जब मतलब सॉरी बार बार करोगे आप लोग ऐसा करके तो देखो गर्मी फील होगी आपको, तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यस। आपस में रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋण आवेश। कौन से होते हैं? दो प्रकार के, एक धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है। ठीक है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित एवं विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हम चुंबक के मामले में भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। और यही वही बात यहाँ पे हो रही है कि सजातीय आवेश जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भागते हैं एक दूसरे से। ठीक है ना। और जो विजातीय होते हैं, मतलब जो विपरीत आवेश होते हैं, धन और ऋण जैसे, वो एक दूसरे को आवेशित करते हैं, आकर्षित करते हैं, है ना। यस। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। ये रगड़ द्वारा जो विद्युत आवेश आ रहा है ना, उत्पन्न हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? स्थिर आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्थिर आवेश कहते हैं। ठीक है ना, रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहता है। ओके बेटा, तो रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों को क्या कहते हैं? स्थिर आवेश कहते हैं। ठीक है, ओके। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। जब आवेश गति करता है, जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा ना, मोबाइल में धीरे धीरे बैटरी क्या होती रहती है? चार्ज होती रहती है। पहले एक सेल आता है, दो सेल आता है, फिर तीन आता है, तो क्या हो रहा है? विद्युत धारा बन रही है कि नहीं बन रही? तरह की यहाँ से सेल डेवलप होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे चार्जिंग होता जा रहा है आपका मोबाइल, है ना। तो जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा क्या करती है? बनने लगती है। विद्युत धारा बनने लगती है और बहती भी है विद्युत धारा उसमें, है ना। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी, है ना बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, कोई वस्तु आवेशित है भी कि नहीं, किसी वस्तु में चार्जिंग है भी है कि नहीं है, ये पता लगाने के लिए हमें हमारे पास जो यंत्र है वो कौन सा है? विद्युतदर्शी है। अभी चित्र में दिखाएंगे आपको। ठीक है, विद्युतदर्शी किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भू संकर्पण कहते हैं, भू संपर्कण कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को, कोई चार्जिंग वस्तु है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो आकाशीय बिजली होती है, तड़ित जो होती है, वो कहाँ समा जाती है? विद्युत अपनी पृथ्वी में। ठीक है ना, तो एक तरह का क्या हो गया? ये भी भू संपर्कण हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? भू संपर्कण। आवेशित रहती है वो और कहाँ घुस जाती है वो? जमीन में, वो भू संपर्कण कहते हैं। ठीक है, तो किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भू, ये पृथ्वी का मतलब ही क्या है? भू के संपर्क में आ जाती है वो, तो उस क्रिया को बोल दिया भू संपर्कण कहते हैं। भू संपर्कण कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी या विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण, या तो बादल हो या पृथ्वी हो, ठीक है ना, बादलों तथा पृथ्वी या विभिन्न अलग अलग जो बादल होते हैं, विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो बादल होते हैं, या सेम प्रकार के बादल भी हो सकते हैं, है ना। तो बादलों के बीच में विद्युत का क्या? विसर्जन। विद्युत का विसर्जन, एकदम से उसका वहां पे उत्पन्न होना या फैल जाना, ठीक है ना, के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। इसी कारण क्या होता है? आपकी जो बिजली है ना, आकाशीय बिजली, वो उत्पन्न होती है। आप सिंपल भाषा में अगर समझे तो कह सकते हैं कि दो बादलों के बीच का जो रगड़ाहट होती है ना, दो बादल आपस में से रगड़ाते हैं तो बिजली उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? बात समझ में आ गई? बिजली पैदा कैसा होती है? दो बादलों के घर्षण से बिजली उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। और तड़ित का जो आघात होता है ना, जो चोट होती है, तड़ित के द्वारा जो चोट दी जाती है, वो इंसान की, या कोई जानवर हो या कोई पौधा हो,
उनको खत्म कर सकती है। कौन? बिजली का आघात, उस बिजली का आघात, ठीक है ना, या नष्ट कर सकती है या काफी हद तक चोट पहुंचा सकती है ना, तो वो खतरनाक होती है भैया आकाशीय बिजली, ठीक है। यस। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है। देखो भैया ये तड़ित चालक जो होते हैं ना, जो भवनों के ऊपर लगाए जाते हैं, तड़ित चालक है ना, वो किससे बचा सकते हैं? जो बिजली गिरती है ना, आकाशीय बिजली, उससे आपके भवन को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसीलिए लोग जो है ना अपने भवनों के ऊपर, बहुमंजिला मकान जो होते हैं उनके ऊपर तड़ित चालक लगा दिया करते हैं, ठीक है, ताकि उनका भवन सुरक्षित रहे। पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी आपने देखो ना, और आज तो वहां पर भूकंप आया था, मतलब वहां पे क्या हुआ, वहां पर पृथ्वी कहीं ना कहीं क्या करी, पृथ्वी ने कंपन किया, वाइब्रेशन किया, है ना, थरथराने लगी वो। तो उस थरथराने को या कंपन करने को ही, पृथ्वी के थरथराने या कंपन करने को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, ठीक है। यस। भूपर्पटी क्या है ये? भूपर्पटी जमीन की जो ऊपरी सतह होती है ना बेटा, उसको बोलते हैं भूपर्पटी। सबसे ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। तो भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण, अगर जैसे आपकी जमीन है तो ये तो भूपर्पटी वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। अब ये अंदर साइड में यहाँ कोई धक्का लगता है, जैसे प्लेटें बिछी हुई है इसके अंदर ऐसी, तो अगर यहाँ कोई धक्का लगता है किसी प्लेट का, है ना, तो इस धक्के के कारण क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हलचल मचेगी। और वो हलचल आपको कहाँ दिखेगी? यहाँ इस पर दिखेगी, ये पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलेगी वो हलचल, अंदर के कारण, अंदर जो हलचल मची ना, उसका प्रभाव ऊपर भी होगा, है ना, क्योंकि ऊपर की प्लेटें नीचे की ओर खिसकेगी, ठीक है, ये होता है। तो भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। यहाँ पे जो धक्का मुक्ति होती है ना अंदर, उसकी वजह से क्या आते हैं? भूकंप आते हैं, ठीक है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, दबाव, पृथ्वी के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, दबाव का भी एक बड़ा कारण है इसका, ठीक है ना। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है, एक बात का ध्यान रखना कि भूकंप जो आते हैं उसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है। अगर ये संभव होती तो हम लाखों जानों को समय रहते बचा लेते, ठीक है ना, परंतु दुर्भाग्य यह है कि भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है, ठीक है। ओके। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। जो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं ना, उन प्लेटों पर भूकंप आने की क्या रहती है बेटा? संभावनाएं बनी रहती है, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों को भ्रंश क्या कहते हैं? भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। जहां भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? भ्रंश। भ्रंश का मतलब वैसे तो होता है गड्ढा, है ना, तो उसको हम बोलते हैं भ्रंश क्षेत्र, ठीक है। जहां पर भूकंप आने की संभावना या जिन प्लेटों पर भूकंप आने की संभावना रहती है उनको भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है। जो कितना विनाश किया है उसने, भूकंप ने, है ना, उसकी माप, और कितनी मात्रा में भूकंप आया है उसकी माप का जो पैमाना है वो रिक्टर पैमाना है। रिक्टर पैमाने की खोज चार्ल्स रिक्टर नामक अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा की गई थी 1935 में, 1935 में, ध्यान रखिए कब की गई थी? 1935 में चार्ल्स रिक्टर, और उन्हीं के नाम से उसका नाम पड़ गया रिक्टर पैमाना। कहाँ के वैज्ञानिक थे बेटा? अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, उनके द्वारा खोज हुई थी। और इसी पैमाने पर क्या होता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है कि कितनी तेज गति से कोई भूकंप आया है, ठीक है। रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। अगर उस रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक का स्केल आया, पैमाना आया, तो ये मान के चलिए कि वो बहुत भयंकर भूकंप है। और 7 से नीचे वाला है तो वो मध्य स्तर का भूकंप हो सकता है। और अगर 3.2 या उससे नीचे है, या 3.0 से नीचे वाला है, भूकंप की तीव्रता अगर 3.0 से नीचे है, तो समझ जाइए कि वो हल्का भूकंप है, उससे जान और माल की इतनी ज्यादा कोई संभावना खत्म होने की नहीं है, ठीक है ना। तो ये 7 का स्केल खतरनाक है। इससे ऊपर जैसे ही गई रिक्टर स्केल पर पैमाना, तो वो खतरनाक भूकंप होता है, ठीक है ना। हमें हमेशा ही भूकंपों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। भूकंप से बचने के लिए हमें आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। बचना चाहोगे, नहीं चाहोगे भाई? बचना चाहोगे ना? हाँ, तो आवश्यक सावधानियां रखिए। क्या क्या है बता देंगे अभी आपको।
अभी एक बार फिर तड़ित देख लीजिएगा। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ खाती है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या खाती है, रगड़ खाती है, उस समय वस्तुएं आवेशित हो जाती है। उस समय आवेश आया कि नहीं, हाथ में आपका रगड़ के देखो, फटाक से गर्म हो जाएगा है ना, उष्मीय ऊर्जा आ जाएगी इसमें फट से, ठीक है ना। यही आवेश जब अधिक हो जाता है, अधिक होता है, तो विद्युत भी इसके प्रवाह को नहीं रोक पाती है। तो इस आवेश के प्रवाह को विद्युत खुद भी रोक नहीं पाती है भाई, ज्यादा हो जाता है ये आवेश, को विद्युत भी इसके प्रवाह को, इसके चलन को, इसके आने जाने को रोक नहीं पाती है। उसमें जो चिंगारियां हमें आसमान में दिखाई देती है उसे तड़ित कहते हैं। और आपने देखा होगा ना, बिजली कड़कती है तो एकदम से आसमान में चिंगारियां दिखती है, तो वही तो है, वही क्या है, वही बिजली है, ठीक है। यस, आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ऋणावेश और धनावेश। इसको आप पढ़ ही चुके हो, कितने प्रकार का होता है, ऋणावेश और धनावेश। हम आवेश को विद्युत दर्शी की मदद से देखते हैं। किसकी कौन सी दर्शी से, विद्युत दर्शी की मदद से देखते हैं किसको, आवेश को, है ना। चार्जिंग कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना चार्ज है, कितना नहीं है, इसको हम विद्युत दर्शी की मदद से देख लेते हैं, ठीक है। विद्युत दर्शी की मदद से यह पता भी लगाया जा सकता है कि किसी वस्तु के ऊपर किस तरह का आवेश है, किसी वस्तु के ऊपर किस तरह का आवेश है, मतलब ऋणावेश है या फिर धनावेश है, ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं किसके माध्यम से, विद्युत दर्शी के माध्यम से, ठीक है। देखो ये विद्युत दर्शी देख लीजिए आप लोग, क्लियर दिख रहा है, सरल विद्युत दर्शी, ये पूरा चित्र उसी का लिया है हमने आपकी अपनी बुक में से, ठीक है। ये विद्युत दर्शी से पता लग जाएगा कि ऋण आवेश है कि धन आवेश और कितनी मात्रा में आवेश है, ये सब पता लगाने वाली जो युक्ति है हमारे पास में, जो माध्यम है इसके लिए, वो है क्या, विद्युत दर्शी। क्या है, विद्युत दर्शी, ठीक बेटा। तड़ित की कहानी देखो आप भैया, तड़ित की कहानी दोनों कैसी है। जब एक ऋणावेशित बादल किसी धनावेश बादल से टकराता है, ऋण आवेशित, देखो ये ऋण आवेशित बादल है, दिख रहा है, और ये कौन सा बादल है, धनावेशित। टकरा गए कि टकरा गए दोनों, देखो उत्पन्न हो गई, दोनों बादलों के आपस में टकराने से बिजली उत्पन्न हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई। देखो ये अब ये सारा का सारा धनावेशित है, ठीक है ना। अब ये नीचे पेड़ पौधे वगैरह वगैरह पे किसी में पड़ सकती है, ठीक है ना। और उस समय उसके उनके बीच आकर्षण होता है, धनावेश और ऋणावेश आखिर में मिलेंगे भैया, ये धन और ऋण तो आकर्षण तो होगा ही सही ना, है ना भाई। अगर प्लस और प्लस हो तो प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना, आकर्षित नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो धन और ऋण मिल रहे हैं तो आकर्षण होगा ही सही, और भयंकर आवेश उत्पन्न होगा, है ना। और इस आवेश को, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा स्वयं भी रोक नहीं सकती है। इसलिए देखो वो भाग रही है, यहाँ से भगी नहीं भगी, भगी। और उस समय उनके बीच आकर्षण होता है, और इसी टकराहट की वजह से चिंगारियां उत्पन्न होने लगती है। देखो दोनों टकराए, दो ही बादल, प्लस वाला और ऋण वाला, और इसलिए यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गई, चिंगारी उत्पन्न हो गई, है ना। जो हमें आसमान में कड़कती हुई दिखाई देती है, दिख रही है नहीं कड़कती हुई, ऐसी ऐसी दिखती है ना, एकदम टेढ़ी मेढ़ी लंबी, कभी कभार ऐसी आकाशीय बिजली होती है ना, तो कड़कती हुई दिखाई देती है, जिसे हम तड़ित कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं, ठीक है बेटा, ओके। तड़ित से सुरक्षा, अब भैया तड़ित से सुरक्षा कैसे करेंगे, देखिए तड़ित की आवाज सुनते ही आपको एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेनी चाहिए। जैसे बिजली कड़की आसमान में, तो आपको एक सुरक्षित आवास अपने लिए या सुरक्षित जगह कहीं पे देख लेनी चाहिए, ठीक है ना। गलती से भी पेड़ पौधे जो होते हैं उनके नीचे ना बैठे, ध्यान रखना, हाँ, नहीं तो लटका देंगे वहीं की जगह वो, हाँ। तड़ित के समय सुरक्षित स्थिति क्या है भैया, देखो तड़ित के समय पेड़ों से दूर रहे, देखो पहला पॉइंट ही यही है, पेड़ों से दूर रहे। दूसरा, तड़ित के समय अपने घरों में रहे, कोशिश करें कि आप घर से बाहर ना निकले, और अगर घर से बाहर थोड़ी बहुत दूर है तो कोशिश करें घर में आ जाए, ठीक है, ऐसा। यदि आप किसी खुले मैदान में हैं और कोई भी नहीं है, कोई बचाव सिस्टम नहीं है, तो जमीन पर बैठ जाए, वहां पे क्या करें आप, जमीन पर बैठ जाएं, जमीन पर लेटे नहीं, क्या करना है, जमीन पर बैठना है आपको, क्या करना है बेटा, बैठना है जमीन पर। ये आलकी पालकी जैसा आपकी इच्छा वैसे आपको क्या कर लेना है, बैठना है जमीन पर, लेटना नहीं है, ठीक है, हाँ।
क्लियर हो गया? तो जमीन पर लेटे नहीं। अगला है, यदि आप किसी वाहन पर है तो वाहन से ना उतरे। भैया अगर वाहन पे है तो वाहन से उतरना नहीं है आपको, ठीक है ना, बैठे रहो उस पर। अगर वाहन पर छत नहीं है तो एक सुरक्षित जगह जरूर ढूंढ ले, लेकिन हाँ ये आगे पॉइंट इसी में है कि अगर वाहन पर छत नहीं है आपके पे, जैसे फोर व्हीलर वाहन होते हैं ना, तो वो क्या है, पैक रहते हैं पूरे, बहुत सुरक्षित होते हैं वो, ठीक है ना, उनके अंदर बिजली जाती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप दो पहिया वाहन से हैं और उस पर छत नहीं है, तो कोशिश करें कि कोई सुरक्षित जगह आप जल्दी से जल्दी ढूंढ लें, ठीक है। यस। त्वरित चालक, जब आसमान से बिजली नीचे गिरती है, त्वरित चालक लगा रहता है ना, देखो ये लगा हुआ है त्वरित चालक, ये लगा है, दिख रहा है आपको, त्वरित चालक पूरा चित्र है, मकान के ऊपर लगा हुआ है त्वरित चालक, ठीक है ना। तो जब आसमान से बिजली नीचे गिरती है तो वह बड़ी बड़ी इमारतों पर गिर जाती है, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है ना, उन पे गिर जाती है ना। उससे बचने के लिए हम एक धातु की छड़ अपनी छत पर लगाते हैं। किसकी छड़? धातु की छड़, एक धातु का टुकड़ा अपनी जो छत होती है उस पर लगा देते हैं, ठीक है ना। जो जमीन से जुड़ी होती है, जो किससे जुड़ी होती है, देखो ये जुड़ी है, तांबे की प्लेट लिखा हुआ है, ये देखो तांबे की प्लेट, तो ये किससे जुड़ी हुई है? जमीन से। ये ऊपर देखो त्वरित चालक लगा हुआ है, और यहां से सीधा संबंध इसका किससे? जमीन के अंदर, ये जमीन से जुड़ी हुई है, तांबे की प्लेट जुड़ी है। यस। जब भी कोई आवेशित बादल और छड़ के आसपास से गुजरता है, किसके आस, कोई आवेशित बादल जो रहता है, जो धनावेशित वाला होता है, और उस बिल्डिंग के आसपास या उस छड़ के आसपास से निकलता है या गुजरता है, तो वह छड़ उसका सारा आवेश सोख लेती है। वो आवेश जो रहता है ना उस बादल का, उस बादल के आवेश को कौन सोख लेती है? वो छड़ ले लेती है सारा सारा। और किसमें समा जाता है वो आवेश? डायरेक्ट उस छड़ के माध्यम से पृथ्वी में। तो हमारी जो बिल्डिंग है, हमारा जो भवन है, वो पूरी तरह से त्वरित चालक की वजह से क्या हो गया? सुरक्षित हो गया, है ना। इसलिए बड़ी बिल्डिंग अगर आपके पास है तो जरूर त्वरित चालक आप अपने छत पर लगवा लें, ठीक है बेटा। हाँ, नहीं तो करोड़ों की बिल्डिंग स्वाहा हो सकती है, ठीक है। यस। तो वह छड़ उसका सारा आवेश सोख लेती है, इससे भवन सुरक्षित रहता है ना। इससे क्या होता है? इस प्रक्रिया से भवन सुरक्षित रहता है। आप ये पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कंप्लीटली, अच्छी तरह से इसका अध्ययन करें, समझ लें इसको। त्वरित चालक लगा हुआ है, उसका संबंध सीधे जमीन से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। कॉपर की प्लेट है, तांबे की प्लेट। भूकंप एक बार फिर समझिएगा, जब धरती की गहराई में कुछ हलचल होती है ना, उस समय जमीन हिलने लगती है। पृथ्वी का पृष्ठ देखो, ये वाला भाग अधिकेंद्र, एपिसेंटर है अधिकेंद्र, ये यहाँ पे है ना। भूकंप की तरंगे उठी है, देखो ये भूकंपीय तरंगे जमीन पे आ गई है ये, ठीक है ना। पृथ्वी का पृष्ठ भाग और ये फोकस, सेंटर बिंदु, है ना। तो भैया देखो, अधिकेंद्र और सेंटर क्या होता है? जहां से सबसे पहले भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है ना, जो जन्म देता है भूकंपीय तरंगों को, जो स्थान पृथ्वी के अंदर, उसको बोलते हैं सेंटर या केंद्र या फोकस, ठीक है ना। और जहां पर सबसे पहले ये भूकंपीय तरंगे जमीन की सतह पर पहुंचती है ना, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। देखो ये जमीन की सतह वाला हिस्सा है अधिकेंद्र वाला। तो एक तो वो जहां पर जन्म लिया है भूकंपीय तरंगों ने, जहां पे वो उत्पन्न हुई है एकदम, वो क्या है? वो केंद्र या फोकस। और उसी के सीध में ऊपर, उस केंद्र के जस्ट ऊपर, सीधा सट एकदम यूं, वहां पाया जाता है अधिकेंद्र, जहां पर ये भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। उस जगह को बोलते हैं, पृथ्वी के उस स्थान को बोलते हैं अधिकेंद्र, एपिसेंटर कहते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं यहाँ पे आपको कि मान लो ये यहाँ पर सबसे पहले उत्पन्न हुआ क्या? भूकंपीय तरंगे, यहां से उसका जन्म हुआ, तो ये तो हो गया क्या? केंद्र या फोकस या सेंटर, ठीक है। अब इसके जस्ट सीध पे ये यहाँ पृथ्वी की मान लो सतह है ये, तो यहाँ पे भूकंपीय तरंगे पहुंचेंगी सबसे पहले, तो इस जगह को बोलते हैं बेटा क्या? अधिकेंद्र या एपिसेंटर। अधिकेंद्र या एपिसेंटर, ठीक है, समझ में आ गया? देखो ये पूरी कंप्लीट बताइए, प्लेटों के खिसकाव से भी हो सकता है ये, है ना, दबाव से होता है। तो भूकंप बहुत खतरनाक चीज होती है भैया।
हलचल होती है, उस समय जमीन हिलने लगती है। ये जमीन का जो हिस्सा है ये क्या करने लगेगा, ये ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, थरथराएगा ये, ठीक है। भूकंप मापने के लिए हम रिक्टर पैमाना या सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, बता ही दिया अभी रिक्टर स्केल आपको, है ना। चार्ल्स रिक्टर ने इसकी खोज की, है ना, इस्तेमाल करते हैं। रिक्टर पैमाने पर 7 या इससे अधिक का भूकंप खतरनाक होता है। 7, अगर 7 अंक का भूकंप उस पैमाने पर आ गया या इससे अधिक वाला भूकंप आया है तो बहुत खतरनाक होता है। जान माल पशु तमाम तरह के जीवों को नष्ट कर सकता है वो, जहां पे आता है भूकंप। इससे अधिक का नहीं होना चाहिए, है ना। यस, ये यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, पूरा भूकंप लेखी उपकरण बता दिया गया है आपका, रिक्टर स्केल, चार्ट पेपर दिया गया है, ट्रैक दिया गया है, पेन दिया गया है, लोलक का गोलक, लोलक का गोलक, घूर्णी ड्रम, ये घूमता है तो चार्ट बनता है, ये डोरी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बता रहा है 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 एक भूकंप लेखी का आरेख चित्रण किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर 7 से ऊपर ये गया मामला तो खतरनाक स्थिति बनेगी, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना यही होनी चाहिए कि 3 से नीचे होना चाहिए। तो अगर अभी तो पहली बात तो आ ही नहीं, आना ही नहीं चाहिए, और मान लो आ ही गया है तो प्रभु 3 से नीचे रखना है इसको, क्योंकि 3 से नीचे 3.0 से नीचे क्या होता है, हल्का भूकंप होता है जिसमें जान माल की हानि नहीं होती है जनरली तौर पे, ठीक है। ओके, भूकंप से सुरक्षा देखिए अब आप लोग, ऐसी ऊंची और भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आपके ऊपर गिर सकती है ना। जब भूकंप आए तो ऐसी भारी भरकम चीजों से दूर रहे जो आपके ऊपर गिर सकती है। अगर ऊपर गिर गई तो खत्म ही कर देगी खेल पूरा ही, है ना, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है, सिर, और इस पे पड़ेगा वो जो पड़ना है ऊपर का, तो पटाखा फूटना ही है फिर, ठीक है ना। इसलिए भारी वस्तुओं से दूर रहें ऐसी सिचुएशन में, है ना। अगर आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर को तकिए से ढक ले। भाई भूकंप आया, एकदम मालूम पड़ गया आपको, तो अपना जो सिर है उसको किससे ढक ले, अपने तकिए से, ताकि कुछ गिरे भी तो वो जो गद्दा है वो काफी हद तक उस चीज को झेल ले, है ना, और आप सुरक्षित रह सके, ठीक है। यस, और देखते हैं क्या, अगर आप घर से बाहर हैं तो वृक्षों, भवनों तथा बिजली के खंभों से तो दूर ही रहना है, ना तो वृक्ष के निकट जाना है कि कब वृक्ष उखड़ के आपके ऊपर रखा जाए, है ना। बिजली का खंभा कब उखड़ जाए, है ना, कोई ठिकाना नहीं। भवन कब गिर जाए, भूकंप है भाई साहब, हाँ। तो भवनों तथा बिजली के खंभों से हमेशा दूरी बना के रखे, कब, जब भूकंप आता है तब, है। अगर आप किसी वाहन में हैं तो वहां को खुली जगह पर ले जाए, वाहन को, तो वाहन को कहाँ ले जाना है, वाहन को खुली जगह पर ले जाना है, ले जाए, वाहन को रोके नहीं, है ना, ऐसी जगह पर रोकना नहीं है आपको जहां पर कहीं पेड़ पौधा हो कि चलो पानी गिर रहा था तो रुक जाए यहाँ की जगह, ना, ऐसी गलती कभी ना करे, ठीक है ना। कोशिश करें उसको कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाए, किसको, वाहन को, अगर आप वाहन पे तो। चलो भाई, अभ्यास आ गया आपका, क्वेश्चन आंसर करना है। प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प का चयन करना है आपको, 1 और 2 में क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा या ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र को भैया, क्या आंसर है, ऊनी वस्त्र, ठीक है। इसको आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है, आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जब कांच की छड़ की रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, जब कांच की जो छड़ होता है, कांच का डंडा जो है, कांच का कोई प्लेट है, उसको किससे, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं क्या। यहां से पढ़ना है हर लाइन को, यहां से ये पढ़ लिया, रगड़ते हैं तो छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं क्या। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, धनावेश, छड़ जो है, छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है क्या, ऐसा है क्या। तीसरा है, छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं क्या। या चौथा ऑप्शन है, छड़ ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है, ऐसा है क्या। चलो, तो ये आंसर है हमारा, धनावेशित, छड़ तो धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है, ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है।
ओके। निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी लगाना है, गलत के सामने एफ लगाना है, ठीक है। तो देखिए, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं भैया सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित, तो यहां लगा दो एफ, ठीक है। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है, जो आवेशित कांच की छड़ है वो आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है क्या? तो बिल्कुल करती है। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता, अरे भैया सुरक्षा के लिए तो लगाते ही है उसको, ठीक है ना, तो गलत बात है। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी गलत बात है, नहीं की जा सकती, यही पढ़ा हम लोगों ने सर, ठीक है, क्लियर है, ओके। आगे देखिएगा, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई पड़ती है, आपको भी लगा होगा ना कई बार ऐसा, स्वेटर जब उतारते होंगे आप लोग चट चट की आवाज आती है ना, कहीं पर तो जुगनू जैसी लाइट भी दिख जाती है चमकती हुई, है ना, यस, तो चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए ऐसा क्यों होता है ना। चलो दिखा देते हैं आज आपको उसका उत्तर। जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाता है, सीधी सी बात है, ऐसा निकालेंगे तो क्या होगा, त्वचा से रगड़ आएगा वो, तो उसमें आवेश आएगा ही सही, है ना, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, बाल भी खड़े हो जाते हैं, त्वचा से रगड़ होगी तो बाल क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अत्यधिक आवेशों का इकट्ठा होने की वजह से, और उस जगह पे क्या हो जाएगा, आवेश बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, वजह से चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारी भी दिखाई देती है। देखो ये कहा था ना मैंने कि थोड़ा सा जुगनू जैसी लाइट भी दिख जाती है कभी कभार, तो चिंगारी तक उत्पन्न हो जाती है, चट चट की आवाज के साथ चिंगारी भी उत्पन्न हो जाती है, दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही है, वास्तव में किसके समान है, तड़ित जो बिजली होती है आकाशीय उसके समान ही घटना है ये, ठीक है ना, समान ही एक परिघटना है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि स्वेटर उतारते समय चट चट की आवाज क्यों आती है, आवेश के इकट्ठा हो जाने के कारण, ठीक है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। जब हम किसी आवेशित वस्तु को, से कोई चार्जिंग वस्तु है उसको अपने हाथ से छुआ तो अपना चार्जिंग खो देती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, तो ऐसा क्यों होता है, तो यदि हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसका आवेश हमारे शरीर से होकर पैरों की सहायता से पृथ्वी में चला जाता है। भाई हम कहाँ पे खड़े रहते हैं, पृथ्वी पे, तो हमारा आवेश, उसका आवेश जो है हमसे होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, सीधे तौर पे पृथ्वी में घुस जाता है, जिसे हम भू संपर्कण के नाम से भी जानते हैं, है ना, हाँ, पैरों की सहायता से पृथ्वी में चला जाता है और आवेशित वस्तु अनावेशित हो जाती है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो आवेशित वस्तु है वो अनावेशित हो जाती है, मतलब उसका आवेश समाप्त हो जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को भू संपर्कण भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भू संपर्कण। भू के संपर्क में आ जाती है वो, उसका आवेश, और आवेशहीन हो जाती है फिर वो, जैसे वो भू के संपर्क में आया उसका आवेश, वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशहीन। इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग भू संपर्कण, भू संपर्कण, ठीक है। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है, और इस पैमाने पर किसी भूकंप को माप 3 है, और यदि इस रिक्टर स्केल पर या उस भूकंप की पैमाने पर भूकंप की माप कितनी है, 3 है, इससे अधिक हानि नहीं होगी, है ना। इस भूकंप लेखी अर्थात सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा, क्या इससे अधिक हानि होगी, ये पूछा है उसने कि उस पैमाने का नाम बताइए इस पर भूकंप को मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ है। और उसने पूछा अगला कि 3 से भूकंप के माप क्या है, रिक्टर स्केल पर 3 है, तो क्या इससे ज्यादा हानि होगी क्या, तो नहीं होगी। ये 2 आंसर है मेंस के, ठीक है। देखो, रिक्टर पैमाने पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है, किस पैमाने पर मापते हैं बेटा, रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाने पर भूकंप की विनाशी ऊर्जा को, जो विनाश करने वाली ऊर्जा होती है उसको मापा जाता है। इसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है, या उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं इसको, है ना, किया जा सकता है। और आंसर नहीं क्या बता रहा है ये कि भाई 3, अगर भूकंप की माप क्या है, 3 है, तो उससे ज्यादा नुकसान होगा क्या, तो नहीं होगा, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कड़ी से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। भाई बिजली से, जो आकाशीय बिजली है, उससे आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, बताइए। तो पहला आंसर है हमारा, यदि वाहन में हो तो वाहन को खिड़की दरवाजे बंद कर दें, है ना। यदि आपका वाहन ऐसा है जिसमें 4 पहिया वाहन में जैसे जनरली तौर पर होता है खिड़की दरवाजे होते हैं, तो उसको टोटली क्या कर लें, आप बंद कर लें, ठीक है। दूसरी बात, यदि खुले क्षेत्र में हो तो जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाए, ऐसा जमीन पर बिल्कुल सिमट कर संकीर्ण होकर ऐसे बैठ जाए जमीन के ऊपर, ठीक है ना। विद्युत तारों तथा धातु की चीजों को ना छुए, विद्युत का जो लाइट के जो तार होते हैं ना, उनको गलती से भी ना छुए, डोंट टच द लाइट वायर, ठीक है। स्नान ना करे, हाँ ये भी ध्यान रखिए, स्नान ना करे, क्योंकि स्नान से भी कहीं ना कहीं घर्षण तो होता है ना, हम हाथ पांव ऐसे घर्षण करते नहीं करते हैं, हाँ तो स्नान ना करे, क्योंकि स्नान करने से हो सकता है आवेश उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना। हाँ, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों क्या है, आवेशित है। जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। व्याख्या कीजिए। याद है हमको, धनावेश और ऋणावेश होगा तो आकर्षित होगा, और 2 ही धनावेशित है तो प्रतिकर्षण होना ही है, यह कारण है। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखो बेटा, कौन से सजातीय, अर्थात प्लस प्लस वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, है ना। इसलिए आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। हम जानते हैं कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, जो आवेशित होती है ना वो अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, ठीक है। इसलिए अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है, क्लियर है। इसलिए अनावेशित गुब्बारा जो है, जिसमें आवेश नहीं है, वो दूसरे जो आवेशित गुब्बारा है उससे आकर्षित हो जाएगा, ठीक है। यस, क्योंकि ये नियम हमको पता है कि अगर दोनों प्लस है यानी कि धनावेश है, तो एक दूसरे को आवेशित नहीं, आकर्षित नहीं करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना, प्रतिकर्षण होगा। और यदि एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, आकर्षित करेंगे, ठीक है। ओके, आवेशित गुब्बारा दूसरा, ये तो हो गया, डबल हो गया ना। चित्र की मदद से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। चित्र आपकी बुक में आप देखेंगे, है ना। यहाँ पे मैं डिटेल दे देता हूं आपको। एक खाली बोतल को बड़े से गत्ते से ढक दीजिए। खाली बोतल है, ऐसे बनानी है आपको खाली बोतल, है ना। और इसको एक बड़े से गत्ते से क्या कर दिया अपन ने, ढक दिया, ठीक है ना। फिर गत्ते के बीच में छेद करें, फिर ये जो गत्ता है इसके बीच में क्या करना है, एक छेद कर देना है। फिर इसमें चित्रानुसार पेपर क्लिप खोले, पेपर की जो क्लिप है ना, पेपर क्लिप जो लगी हुई है गत्ते पे, उसको खोलें। और इसके बाद 4 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टियों को पेपर क्लिप पर चित्रानुसार लटकाएं। जो चित्र आपको बता रखा है बुक में, उसके अनुसार क्या करना है, लटका देनी है, ठीक है ना। फिर उसे गत्ते के अंदर लंबवत डालें। कैसे डालना है, गत्ते के अंदर ये लंबवत डाला है कि नहीं, ऐसा लंबवत डालें, ठीक है। इसके पश्चात आवेशित रिफिल को पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श करें। पेपर क्लिप जो है उसका जो कोना है उससे स्पर्श करें, ठीक है। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती दिखाई देगी आपको। जो समान प्लस प्लस वाला रहेगा वो पट्टियां एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित दिखेगी आपको, है ना, प्रतिकर्षण रहेगा उसके अंदर। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और फैल जाती है, वो क्या हो जाएगी, वो वहीं पे फैल जाती है। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग इस परीक्षण के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। हाँ, इस परीक्षण के लिए भी इसका टेस्ट भी हो जाता है इससे कि कोई चीज आवेशित है या नहीं, ठीक है ना। इस युक्ति को हम विद्युतदर्शी कहते हैं। अभी मैंने विद्युतदर्शी का चित्र बताया था आपको, है ना, उसके माध्यम से भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, भारत के उन 3 राज्यों अर्थात प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित है, जहां झटके ज्यादा आते हैं, है ना। देखो बेटा, एक तो आरजे आपका जो राजस्थान है, वहां पर बहुत ज्यादा क्या संभावना बनती है,
भूकंप आने की संभावना बनती है। दूसरा कौन सा है? कश्मीर, आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, जो कश्मीर वाला भाग है वो, है ना। तीसरा जो है आपका कच्छ का रण, जो कहाँ पे? गुजरात में। तो गुजरात को लिखते हैं अपन GJ, और कश्मीर को लिखते हैं क्या? J&K, जम्मू कश्मीर। ठीक है, यस। और ये RJ। तो ये 3 ऐसी जगह है हमारे देश में, या 3 ऐसे राज्य है जहां पर ज्यादा संभावना होती है किसके आने की? भूकंप के आने की। ठीक है, ओके। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, और आपने ऐसा महसूस किया कि भूकंप के झटके लग रहे हैं, है ना। आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे, बताइए। तो देखो भैया, पहली सावधानी होगी, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनें जो होती है ना, से दूर रहेंगे। विद्युत की लाइट जो डोरियां जो है उनसे दूर रहेंगे, भवन से दूर रहेंगे, वृक्षों से दूर रहेंगे, और खुले स्थानों को ढूंढ धरती पर लेट जाएंगे। खुले स्थानों पर ढूंढ लेंगे उनको, खाली स्थान जो रहेंगे वो वहां पे, और वहां पे लेट जाएंगे। ठीक है ना, लेटना है भूकंप में। हाँ, तड़ित में कभी लेटना नहीं है, ये ध्यान रखना है। तड़ित आता है तो उसमें खड़े ऐसा करके रहना है संकीर्ण होके, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? लेट जाएंगे। यदि वाहन में होंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे, और यदि वाहन में होंगे तो बाहर कदापि नहीं निकलेंगे, और धीरे धीरे कहाँ जाएंगे? सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। धीरे 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 चल रहे मटका टम्मक 2 की स्टाइल में कहाँ पहुंच जाएंगे? सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है, यानी कि बिजली का जो झंझावात है वो गिरने की संभावना है, वो आने की संभावना है। और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? जाएंगे क्या? अरे भैया मत जाना, हाँ गलती से मत जाना छतरी लेके। ठीक है, यदि मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि तड़ित झंझा की संभावना है, तो उस दिन हम छतरी लेकर बाहर कदापि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है जानिए। चूंकि तड़ित झंझा एक प्रकार का विद्युत उत्सर्जन है। क्या है? विद्युत का उत्सर्जन है या विसर्जन है। ठीक है ना। और छाते की डंडी धातु की बनी होती है, वो जो डंडी लेके आप पकड़े हुए रहते हैं ना, वो किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है। ठीक है ना, मेटल की बनी होती है। इसलिए तड़ित उसके पाइप पर आघात कर सकती है। इसलिए जो तड़ित है ना, वो किस पर? उसके पाइप पर आघात कर सकती है। ठीक है ना, जो कि खतरनाक हो सकता है। जो कि क्या हो सकता है? खतरनाक हो सकता है। ओके बेटा, ओके ओके। लास्ट में प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ओके बेटा, ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।